नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित जन उत्थान रैली में लिया हिस्सा। लगभग 6,629 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, देश भर में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 14 फसलों की खरीद करता है एमएसपी पर। आज हरियाणा खाद्यान्न और दूध उत्पादन में देश में है दूसरे स्थान पर। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने गुरुवार को वर्ष 2021-22 के लिए बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान किया जारी। बागवानी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी के किसानों वैज्ञानिकों को दी बधाई। केंद्र सरकार ने बिहार को दिसंबर 2022 तक बक्सर में गेहूं और चावल के साइलो स्टोरेज का निर्माण पूरा करने का दिया निर्देश। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। पराली जलाने से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने की समीक्षा बैठक। कहा, पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय। हरियाणा में अब तक धान की पराली जलाने की घटनाओं में 26% की कमी। पराली प्रबंधन के लिए सभी रणनीतियां होंगी लागू। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा फरीदाबाद में बृहस्पतिवार को आयोजित जन उत्थान रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। इस मौके पर संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने दीपावली का तोहफा भेजा है। आज लगभग 6,629 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और उद्घाटन मेरे और अश्वनी वैष्णव जी के हाथों से हुआ है। उन्होंने कहा कि देश भर में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर करता है। आज हरियाणा खाद्यान्न और दूध उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। कृषि प्रधान राज्य देश में एकमात्र राज्य ऐसा है जो एमएसपी पर 14 फसलों की खरीदी करता है। मित्रों, 14 फसलों की खरीदी करने वाला हमारा हरियाणा एकमात्र। क्रॉप पैटर्न चेंजिंग के लिए सब्सिडी देने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। बागायती क्षेत्र बढ़ाने के लिए सब्सिडी देने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। अमित शाह ने कहा कि अब हरियाणा में कोई भी सरपंच अंगूठा नहीं लगाता। हरियाणा देश का पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना है। आज एक भी सरपंच अंगूठा नहीं लगाता है। ऐसा हमारा एकमात्र राज्य है। पूरा हरियाणा, शहर हो या गांव हो, खुले में शौच से मुक्त है। हर घर में शौचालय देने वाला भी हमारा हरियाणा पहले नंबर है। उनको मोदी जी का पुरस्कार भी मिला है। और विकास दर 15-16 से 20-21 तक 6% से अधिक विकास दर के साथ विकास के हर क्षेत्र में हरियाणा आगे रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि आज हरियाणा के हर एक घर धुएं से मुक्त हो चुका है। मोदी जी का लाभ, मोदी जी की योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचा है। पहला राज्य है हरियाणा, एक पहला राज्य है जिस राज्य में केरोसिन नहीं है। एक ऐसा राज्य है जो धुआं मुक्त राज्य बना है। हरियाणा में हरेक माता के घर में गैस का चूल्हा है। मित्रों, आज खाद्यान्न और दूध उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, अरे जोर से ताली बजाना भाई, दूसरे स्थान पर आया है।
अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में अब लिंग अनुपात में जबरदस्त सुधार हुआ है। बेटियों की संख्या 1000 पर 817 थी, 817। 1000 बेटों के सामने 817 बेटियां थी। लिंग अनुपात बहुत गिरा हुआ था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से की और 817 से बढ़कर 913 तक आज हरियाणा पहुंचा है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। इसके अनुसार 28.08 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में 342.33 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है, जो कि एक रिकॉर्ड है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके लिए बागवानी के किसानों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों को बधाई दी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने बिहार के भोजपुर एवं बक्सर जिलों के अपने दौरे के दौरान बक्सर में गेहूं एवं चावल साइलो का निर्माण कार्य दिसंबर 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि इसका प्रभावी उपयोग किया जा सके। उन्होंने बक्सर के जिला अधिकारियों के साथ बक्सर जिले की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की। केंद्रीय सचिव ने पिछले 2 वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खरीद में राज्य द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की और तकनीकी प्रणाली के निरंतर क्रियान्वयन और आधुनिकीकरण पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन स्केल और कैशलेस भुगतान की सुविधा पूरी तरह से लागू होने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लगभग सभी शिकायतों को समाप्त कर दिया जाएगा। खाद्य सचिव बिहार सरकार ने एक विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से केंद्रीय सचिव को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न उठाने और वितरण के बारे में अवगत कराया और बताया कि राज्य में कोविड महामारी के कठिन समय के दौरान डोर टू डोर यानी घर घर अभियान चलाया गया और पात्र और योग्य परिवारों को 24 लाख से अधिक राशन कार्ड जारी किए गए। इस अभियान के माध्यम से अब तक 37 लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। केंद्रीय खाद्य सचिव को बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा अधिक खरीद के लिए निर्णय के आलोक में राज्य में पिछले 2 खरीफ मौसमों में धान की रिकॉर्ड खरीद हुई है और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 48 घंटों के भीतर सीधे किसानों के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने राज्य विशिष्ट कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए वैधानिक निर्देश जारी किए हैं। ये इस साल पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए किया गया है। CAQM ने कहा कि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा के अनुसार पंजाब में केवल 39% बोया गया क्षेत्र ही काटा गया था और ऐसे में पराली जलाने की घटनाओं की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। CAQM के लिए इसरो द्वारा विकसित किए गए मानक प्रोटोकॉल के अनुसार पंजाब में धान की पराली जलाने की कुल घटनाएं 7036 हैं, जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि में ये घटनाएं 6463 थीं। CAQM ने कहा कि मौजूदा धान कटाई के मौसम के दौरान खेतों में पराली जलाने की लगभग 70% घटनाएं तो सिर्फ अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, पटियाला और तरनतारण के 6 जिलों से ही सामने आई हैं। पंजाब में कुल 7036 ऐसी घटनाओं के मुकाबले सिर्फ इन जिलों में ही ये संख्या 4899 रही है। पिछले साल इस अवधि में पराली जलाने के जो कुल मामले सामने आए थे, उनमें इन पारंपरिक 6 हॉटस्पॉट जिलों का हिस्सा 65% था। रिपोर्ट किए गए कुल 7036 मामलों में से 4315 पराली जलाने की घटनाएं तो सिर्फ पिछले 6 दिनों के दौरान की हैं, यानी तकरीबन 61%। आयोग ने कहा कि वे पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और नियंत्रित करने के लिए राज्य प्रशासन के तंत्र को अपनी तैयारियों के प्रति संवेदनशील करने हेतु 2022 के धान बुआई के मौसम से काफी पहले से यानी फरवरी 2022 से पंजाब सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 2 दिन जम्मू कश्मीर कुलगाम जिले के दौरे पर हैं। ये दौरा केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है।
इस दौरान राज्य मंत्री ने कई योजनाओं का उद्घाटन और निरीक्षण किया, जिसमें अररी गुनूट बाढ़ सुरक्षा बांध के चौथे चरण का उद्घाटन और बाढ़ सुरक्षा कार्यों का जायजा भी शामिल है। यहां पर उन्होंने चेकपोरा के अमृत सरोवर और पब्लिक पार्क का भी उद्घाटन किया। डॉक्टर मुरुगन मिनी सचिवालय कुलगाम से मैरिज हॉल का शिलान्यास भी किया। ये हॉल स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत 6.09 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। डॉक्टर मुरुगन चांसर हैचरी और ट्राउट मछली फार्म में उपलब्ध सुविधाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार देश में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। 2047 के नए भारत की संकल्पना में ड्रोन का उपयोग कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार का प्रतीक है। देश में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने व कृषि में ड्रोन के बढ़ते उपयोग के मसले पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह व स्वदेशी कृषि ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर से युवाओं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि में आधुनिक नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी के संदर्भ में एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस आयोजन के क्या मायने रहे, भविष्य में किसान और अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत होकर आधुनिक कृषि तकनीक को कब अपनाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसानों का भी उत्साह बढ़ा और स्टार्टअप्स का भी उत्साह बढ़ा। स्टार्टअप के साथ डिस्कशन हम लोगों ने रखा था। मंत्रालय ने तय किया है कि स्टार्टअप्स के इस दुनिया को प्रोत्साहित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बढ़े, इस दृष्टि से हम मंत्रालय में एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएंगे जो स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने की पूरी योजना बनाएगी, उसको क्रियान्वित करेगी। और सेक्रेटरी डेयर और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर दोनों की सामूहिक अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति बनाएंगे जो इन सब चीज़ों का एग्जीक्यूशन करेगी और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। और मंत्रालय में एक अलग डिवीज़न संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि स्टार्टअप्स का फ़ायदा कृषि के क्षेत्र को मिल सके। महिलाएं स्टार्टअप बहुत आगे बढ़ा रही हैं। मेले में बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने अपने स्टार्टअप तैयार किए, क्या कहेंगे? महिलाओं ने स्टार्टअप के साथ अभी आगे बढ़ रहे हैं एंड केवल खेती का काम नहीं, बिजनेस भी कर सकते हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। महिला का स्टार्टअप्स यशस्वी है एंड बहुत आगे बढ़ रही है। युवाओं में भी उत्साह है और जो स्टार्टअप है उनके अंदर भी उत्साह है और आने वाले वक्त के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुँचे और उसके लिए जो आवश्यकता है इनको, तो उसको लेकर भी घोषणाएं की है, जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर इन स्टार्टअप को भी मदद मिलेगी और ये नई टेक्नोलॉजी गांव के किसान को भी मिलेगी। तो उससे जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि किसानों की इनकम बढ़े और उन्नत किसान हो, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में दुनिया की टक्कर में हमारा किसान पहुंचे, तो वो अवश्य बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव में किसान भाग लेकर न केवल कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक से अवगत हुए हैं, बल्कि खेत में किसान की जो आमदनी बढ़े उसके लिए इन स्टार्टअप को अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनने के लिए प्रेरित भी हुए हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज। को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। 2047 के नए भारत की संकल्पना में ड्रोन का उपयोग कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार का प्रतीक है। देश में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने व कृषि में ड्रोन के बढ़ते उपयोग के मसले पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह व स्वदेशी कृषि ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर के युवाओं से। कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मेला ग्राउंड में एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय आयोजन में कई तरह की एग्रीकल्चर से जुड़ी तकनीक को यहाँ प्रदर्शित किया गया। अभी हम मौजूद है एक स्टॉल पर जहाँ ड्रोन की तकनीक प्रदर्शित की गई है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह। सर, जिस तरह से ड्रोन तकनीक पहले हम विदेशों में देखते थे, लेकिन अब भारत में ये प्रचलित हुई है और आपके इस कैंपस में ये डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, क्या कहेंगे इस तकनीक पर? ये बहुत ही सक्षम तकनीकी है। अगर हम दक्षतापूर्ण खेती यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करें तो कौन सी दवा कितनी मात्रा में
कि किस प्रकार से और किस समय इसका प्रयोग करना है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, उस क्षेत्र में ड्रोन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक स्टार्टअप एयरबोट एरोस्पेस के नाम से हैं, जिन्होंने अपना एक ड्रोन बनाया है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया हुआ ड्रोन है और इसकी टंकी जो है उसकी क्षमता 16 लीटर की है और इसके द्वारा जो बैटरी बैकअप है 20 मिनट का है। एक बार जब उड़ान ड्रोन भरेगा तो 3 एकड़ का छिड़काव ये करने में सक्षम है। ड्रोन के उपयोग से कई सारे फायदे कृषि के क्षेत्र में होते हैं। पहला, जो आमतौर पर हम दवा का छिड़काव करते थे, 250 लीटर पानी 1 एकड़ के छिड़काव में लगता था। यहाँ पर मात्र 8 लीटर से लेकर 10 लीटर पानी 1 एकड़ का छिड़काव दवा का हो सकता है। उसी तरह से दवा की मात्रा घट करके जो है 1/10 हिस्सा हो जाएगी। दवा बराबर मात्रा में चारों तरफ पड़ेगी। आगे आने वाले दिनों में ड्रोन को और सक्षम बनाया जाएगा और हमारे पूसा संस्थान में इस क्षेत्र में कार्य चल रहा है। ड्रोन की कीमत कितनी होगी और किस तरह इसको खरीदा जा सकता है? कोई सब्सिडी का प्रावधान भी है क्या? हमारा कंपनी ड्रोन सर्विस प्रोवाइड करता है। हम फिलहाल ड्रोन बेच रहे नहीं हैं। हम काफ़ी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, 6 से 7 स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में। और हमें किसान अभी ड्रोन लेना नहीं चाहता, किसान ड्रोन स्प्रेइंग सर्विस लेना चाहता है। किसान ड्रोन स्प्रेइंग सर्विस से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो देखना चाहता है। वो आगे चल के ड्रोन लेगा, इसमें कोई बात नहीं, पर फिलहाल वो ड्रोन की सर्विस लेना चाहता है। हम आपके डीडी न्यूज़ के माध्यम से काफ़ी स्टेट्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी, जैसे गुजरात सरकार ने 5 बार पर एकड़ 500 रुपया सब्सिडी दे रहे हैं किसानों को, वही सब्सिडी मॉडल अगर आप स्प्रेइंग सर्विस अपने स्टेट्स में ले आए तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। युवाओं के लिए किस तरह का बेहतर रोमांचक कार्य और जॉब का भी अपॉर्चुनिटी? जी, इसके कृषि ड्रोन के माध्यम से हम काफ़ी है ना विलेजेस में एंटरप्रेन्योर्स खड़े कर सकते हैं, जो ये ड्रोन लेके अपने और अपने आसपास के खेतों में स्प्रे करके फसल की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, अच्छी फसल ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, उनका प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होगा और किसान आगे बढ़ेगा। इस देश में किसान आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर ड्रोन तकनीक न केवल भारतीय किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है, बल्कि 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सपनों के भारत में कृषि का विकास किस तरह होगा, इसका एक बेहतरीन और महत्वपूर्ण जीता जागता प्रतीक भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। कैसा रहा मंडी में अनाज का भाव, आइए जान लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की अरसीकेरे मंडी में 27 अक्टूबर को नारियल के सौदे 19,000 रुपए पर हुए। राज्य की मंगलुरु मंडी में 27 अक्टूबर को नारियल की खरीद 12,000 रुपए पर हुई। बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उचित औसत गुणवत्ता के मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि बॉल खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रुपए क्विंटल कर दिया गया है। भारत ने नारियल के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। नारियल से बने उत्पाद और उद्योग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को रोजगार मिल रहा है। नारियल की खेती में कम मेहनत और कम लागत होने से इससे सालों साल कमाई की जा सकती है। नारियल के पेड़ 80 वर्षों तक हरे भरे रहते हैं, यानी एक बार लगे नारियल के पेड़ से 80 वर्षों तक कमाई की जा सकती है। दुनिया में भारत नारियल के उत्पादन में पहले नंबर पर है। देश में करीब 21 राज्यों में नारियल की खेती की जाती है। इस साल देश में घरेलू स्तर पर नारियल की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान नारियल की पैदावार 1,32,74,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान उपज का ये आंकड़ा 1,43,01,000 टन रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 10,27,000 टन की कमी आ सकती है। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को प्याज ने स्थिरता के साथ कारोबार किया। एग्मार्कनेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में 26 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 2,500 रुपए,
27 अक्टूबर को इसमें कोई अंतर नहीं आया और भाव 2500 रुपए पर ही टिका रहा। वहीं पंजाब की मोरिंडा मंडी में दोनों दिन यानी 26 और 27 अक्टूबर को प्याज की खरीद 1800 रुपए पर हुई थी। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी स्थिरता का सिलसिला जारी रहा और भाव 26 और 27 अक्टूबर को 1000 रुपए पर ही रहा। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज के सौदे बढ़ोतरी के साथ हुए। यहाँ 26 अक्टूबर को इसका भाव था 1400 रुपए, 27 अक्टूबर को इसके सौदे में 300 रुपए की तेजी आई और भाव 1700 रुपए क्विंटल हो गया। बात पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 की प्याज की पैदावार 3 करोड़ 17 लाख टन हो सकती है, जबकि बीते साल ये 2 करोड़ 66 लाख टन थी। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल बढ़ा है। एपिडा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 11 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 20,94,293 टन का ही हो सका था। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। हिमाचल प्रदेश में लहसुन की बुआई समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें।
ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का अंतिम दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में उत्सव के माहौल के बीच शांति और सौहार्द जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सूरजकुंड में गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का एक बेहतर उदाहरण है। यहाँ राज्य एक दूसरे से सीखते हुए एक दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं, जिससे देश की बेहतरी के लिए मिलकर काम किया जा सके। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 में बताया कि 2011 की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग गाइडलाइंस में बदलाव किया जा रहा है, जिससे भारत को एक आकर्षक अपलिंकिंग हब के तौर पर स्थापित किया जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रसार भारती डायरेक्ट टू मोबाइल चैनल उपलब्ध कराने के लिए IIT कानपुर के साथ मिलकर एक अहम परियोजना का काम कर रहा है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब तक पहुंच गई है। दिल्ली NCR का एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 पहुंच गया है, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण से बचने के लिए रोजमर्रा की दिनचर्या में बदलाव करने होंगे। अगर जरूरी ना हो तो सुबह और शाम को घर से बाहर निकलने से परहेज करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की एक अतिरिक्त बैठक बुलाई है। ये बैठक आगामी 3 नवंबर को बुलाई गई है। मौद्रिक नीति समिति की ये अतिरिक्त बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि केंद्रीय बैंक महंगाई पर अंकुश लगाने के उपायों पर विचार विमर्श कर सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के TDS विवरण से जुड़े फॉर्म 26Q को जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। TDS विवरण को रिवाइज और अपडेट करने में आ रही परेशानियों को देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरुआत हो गई है। नहाय खाए के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर शाकाहारी भोजन किया जाता है। नहाय खाए के दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन ऊषा अर्घ देते हुए समापन होता है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।